बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रिवेंज ऑफ सिथ। पिछली स्टार वॉर मूवी की कहानी में क्लोन वॉर शुरू हो गई थी और इस कहानी में दिखाया गया है कि उस क्लोन वॉर को आज पूरे 3 साल का अरसा गुजर चुका है और मूवी की शुरुआत होती है उसी वॉर से जिसमें सेपरेटिस्ट की रोबोट आर्मी और जेडाई नाइट्स आपस में लड़ रहे होते हैं। इन जेडाई नाइट्स में ओबी वैन और यंग डर्थ वेडर, जिसका नाम अनाकिन स्काईवॉकर है, वो भी शामिल होते हैं। ये दोनों एक मिशन पर निकलते हैं जिसमें ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जनरल से किडनैप चांसलर को चुराने आए हैं। ये चांसलर वही आदमी है जो पिछली मूवी में अनाकिन की सेनेटर वाइफ और एक्स क्वीन का खास दोस्त था। ये दोनों वहां जनरल से फाइट करते हैं और उसी डार्क फोर्स के लॉर्ड काउंट डूकू, जिसे डार्क फोर्स में ट्रानुस के नाम से जाना जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। ओबी वैन जनरल से लड़ रहा होता है और अनाकिन काउंट डूकू से, जिस चांसलर को ये यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, वो अनाकिन से कहता है कि काउंट डूकू को मार दो। पर अनाकिन उसे कहता है कि जेडाई रूल्स में ऐसे किसी की जान लेना बहुत गलत है, पर वो उसे उकसाता है और अनाकिन काउंट डूकू के 2 टुकड़े कर देता है। चांसलर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वो उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को पावरफुल करना चाहता है। वहाँ जनरल उसी शिप से जिस पर जेडाई नाइट्स आए होते हैं, वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और अब अनाकिन और ओबी वैन चांसलर को वापस प्लेनेट क्रॉसकैन पर ले आते हैं। वहाँ पहुंचकर अनाकिन अपनी वाइफ सेनेटर से मिलता है जो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पहले तो शॉक्ड रह जाता है पर वो खुश भी होता है, लेकिन वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए परेशान नहीं है क्योंकि एक जेडाई को शादी करने का कोई भी अधिकार नहीं है और न ही उसे किसी तरह की अटैचमेंट की परमिशन है। अब अनाकिन को चांसलर मिलने के लिए बुलाता है जहां वो उसे जेडाई काउंसिल के सामने अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हायर कर लेता है। और जब अनाकिन जेडाई काउंसिल के सामने बताता है कि कैसे चांसलर ने उसे काउंट डूकू को मारने के लिए कहा था, तो उन्हें चांसलर पर जो पहले से शक के घेरे में था वो और भी बढ़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि वो अनाकिन से दोस्ती करके जरूर अपने कुछ न कुछ इविल प्लान्स को पूरा करना चाहता है। जेडाई काउंसिल डिसाइड करती है कि अनाकिन चांसलर के लिए काम कर सकता है। काउंसिल अनाकिन को जेडाई मास्टर के तौर पे अभी भी काउंसिल में जगह नहीं देती, जिसकी वजह से अनाकिन का भरोसा काउंसिल पर से उठ जाता है। जेडाई काउंसिल उससे कहती है कि चांसलर जो भी बात करे और जो भी उसके एक्शंस हो वो सब वो काउंसिल को रिपोर्ट करे क्योंकि चांसलर पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जेडाई काउंसिल अनाकिन के टीचर ओबी वैन को भी एक मिशन देती है जिसमें उसे भागे हुए जनरल के पीछे जाना है, उसे पकड़ कर लाना है। ये सुनकर भी अनाकिन को अच्छा नहीं लगता कि उसके टीचर के साथ उसे मिशन पर नहीं भेजा गया। और अनाकिन अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसे भी ये सब कुछ शेयर करता है। वो उसे धैर्य रखने को कहती है और कहती है कि एक दिन तुम जेडाई मास्टर जरूर बनोगी। रात को सोते हुए अनाकिन के अचानक से बुरे सपने से आंख खुल जाती है और वो उठकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे उसकी वाइफ भी आती है और उससे पूछती है क्या हुआ। अनाकिन कहता है कि मुझे वैसे सपने आ रहे हैं जैसे माँ की मौत के वक्त आया करते थे और अब मैं इन सपनों में तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हारी बच्चा पैदा करते हुए मृत्यु हो गई है। वो ये सुनकर उसे हौसला देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अनाकिन भी उसे कहता है कि इस बार वो अपने प्यार करने वालों के साथ कुछ नहीं होने देगा। वहीं दूसरी तरफ भागे हुए जनरल को सेपरेटिस्ट साथियों के साथ लावे के प्लेनेट मुस्तफर पर दिखाया जाता है जो अपने साथियों को वहां पर इकट्ठा करता है। पर यहाँ पर अब ओबी वैन भी पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो उस जनरल को मार देता है ताकि ये चल रही जंग हमेशा के लिए खत्म हो सके। वहीं चांसलर अनाकिन को फिर से अपने पास बुलाता है और उसके साथ अपनी डार्क फोर्स की नॉलेज शेयर करता है और उसे बताता है कि कैसे डार्क फोर्स को यूज करके वो अपने प्यार करने वालों को मौत से बचा सकता है। दरअसल चांसलर ही डार्क फोर्स का एम्परर है और अब काउंट डूकू के मरने के बाद उसे एक और जेडाई योद्धा की जरूरत है जिसे वो अपनी बातों के जाल में फंसाकर डार्क फोर्स का हिस्सा बना सके। इसीलिए वो इस सब तरीके अनाकिन पर आजमा रहा होता है। अनाकिन मौत से बचने की बात सुनकर चांसलर की तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसे किसी भी कीमत पर मौत से बचाना चाहता है। उसने अपने सपनों में, अपने विजन्स में उसको मरते हुए देखा है, लेकिन अभी भी वो चांसलर को यानी कि डार्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए कंफ्यूज्ड होता है। अब वो चांसलर की हकीकत जान चुका है, इसीलिए अनाकिन जेडाई काउंसिल जाता है और उन सबको चांसलर की असल हकीकत बता देता है। वो
सब जेडाई मास्टर मिलकर चांसलर को अरेस्ट करने जाते हैं और अनाकिन को वहीं रुकने के लिए कहते हैं। चांसलर एक एक करके सभी जेडाई मास्टर्स को मार देता है और अब सिर्फ एक ही बचता है जो चांसलर से लड़ रहा होता है। वहीं अनाकिन को अपनी वाइफ के लिए परेशान दिखाया जाता है। उसे लगता है कि उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो चांसलर के पास है, इसीलिए वो तय करता है कि वो चांसलर का साथ देगा। वो वहां पहुंचकर उस जेडाई मास्टर का हाथ काट देता है जो चांसलर पर वार करने वाला होता है और इस तरह वो चांसलर को अपना मास्टर मान लेता है और डार्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है और चांसलर उसका नाम लॉर्ड वेडर यानी कि डर्थ वेडर रखता है। अब रिपब्लिक कमांड में आकर चांसलर अपने क्लोन आर्मी को ऑर्डर देता है कि उनके साथ सभी जेडाई मास्टर्स जो सेपरेटिस्ट आर्मी से लड़ रहे हैं उन्हें मार दिया जाए। वो क्लोन आर्मी सभी जेडाई मास्टर्स को मार देती है सिवाय योद्धा और अनाकिन के जेडाई टीचर ओबी वेन के। चांसलर अनाकिन को यानी कि डर्थ वेडर को ऑर्डर देता है कि वो जाए और सभी सेपरेटिस्ट लीडर को और सभी यंग जेडाई स्टूडेंट्स को भी मार दे और वो ऐसा ही करता है। इसके बाद चांसलर सेनेट के सामने आता है और इस गैलेक्टिक रिपब्लिक को गैलेक्टिक एम्पायर में बदल देता है और खुद को इसका एम्परर बना लेता है और ये भी डिक्लेयर करता है कि सभी जेडाई मास्टर्स और उनके स्टूडेंट्स हमारे दुश्मन हैं, उन्हें जहां भी देखा जाए उन्हें उसी वक्त वहीं मार दिया जाए। अब योद्धा और जेडाई टीचर अपनी अपनी जान बचाकर वापस प्लेनेट क्रॉसकैंड पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें अनाकिन के डर्थ वेडर बन जाने का पता चलता है और योद्धा चांसलर से लड़ने के लिए निकल जाता है और ओबी वेन डर्थ वेडर का सामना करने। ओबी वेन डर्थ वेडर को ढूंढते ढूंढते उसकी वाइफ तक पहुंच जाता है और उसे उसकी सारी सच्चाई बताता है, पर वो उस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि अनाकिन से वो खुद ये पूछेगी। ये दोनों मुस्तफर प्लेनेट पर आ जाते हैं जहां अनाकिन की वाइफ उससे मिलती है और यहाँ खुद अनाकिन के मुंह से पूरा सच जानने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि ओबी वेन जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच था। इससे उसे बहुत दुख होता है। तभी अनाकिन शिप पे अपने टीचर ओबी वेन को देख लेता है जिससे वो गुस्से में आ जाता है और अपनी वाइफ पर इल्जाम लगाता है कि वो ओबी वेन के साथ मिलकर उसे मारने आई है, इसीलिए वो उसका गला दबाने लगता है। पर ओबी वेन वहां आकर उसे ऐसा करने से रोकता है। उसकी वाइफ जमीन पर गिर जाती है। फिर ओबी वेन और अनाकिन के बीच में फाइट होती है। ओबी वेन उसकी दोनों टांगे और दूसरा हाथ भी काट देता है। वो वहीं लावे के पास गिर जाता है। उसे वहां जलता हुआ छोड़कर ओबी वेन अनाकिन की वाइफ के साथ शिप में बैठकर यहां से निकल जाता है। वहां योद्धा और चांसलर की फाइट होती है जहां चांसलर अपनी स्ट्रिंग पावर से योद्धा को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद योद्धा, ओबी वेन और अनाकिन की वाइफ एक छोटे से प्लेनेट पर इकट्ठा होते हैं जहां अनाकिन की वाइफ जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और उनका नाम ल्यूक और लेया रखती है। यही वो बच्चे हैं जो बड़े होकर जेडाई मास्टर ल्यूक और प्रिंसेस लेया बनेंगे और डार्क फोर्स से लड़ेंगे। वहीं चांसलर यानी कि एम्परर अनाकिन की जलती हुई बॉडी को उठाता है और ठीक करवाकर एक ब्लैक आर्मर सूट पहनाता है और इस तरह से अनाकिन की डार्क फोर्स के लॉर्ड डर्थ वेडर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। वो जब बोलने के काबिल होता है तो चांसलर से पूछता है कि उसकी वाइफ कहां पर है, जिस पर वो उससे कहता है कि उसने गुस्से में आकर गला दबाकर उसे मार दिया और ये सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है जिससे उसकी पावर्स और भी स्ट्रांग हो जाती है। वहीं ओबी वेन और योद्धा प्लान करते हैं कि वो बच्चों को चांसलर से बहुत दूर रखेंगे जहां वो इनकी प्रेजेंस को फील ना कर सके। योद्धा का एक साथी लेया को अडॉप्ट करके अपने होम प्लेनेट एल्ड्रान ले जाता है और ल्यूक को उसके स्टेप अंकल आंटी के प्लेनेट टटूनी पर भेज दिया जाता है। ओबी वेन और योद्धा खुद को छुपाए रखते हैं और इन बच्चों पर नजर रखते हैं क्योंकि जब सही टाइम आएगा तो यही एम्पायर को चैलेंज करेंगे। कहानी के अंत में अनाकिन की वाइफ का फ्यूनरल दिखाया जाता है जो कि उसके होम प्लेनेट नेबू पर होता है, यानी कि उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। इस कहानी के पिछले जितने भी पार्ट्स हैं उनके लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये फिल्म सन 2005 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट था $113 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $869 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।